नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज की पहली दस्तक होगी कोरोना से बचने के लिए अस्पताल आने पर भ्रष्टाचार की आग में मार दिए जाने वाले नागरिकों की, जो कोरोना से शायद बच जाते हैं। क्या भ्रष्टाचार की आग ने उन्हें मार दिया? दूसरी रिपोर्ट बताएगी उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से वापस यूपी ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दस्तक दी, और क्या अब इस बात की भी जांच होगी कि पंजाब में मुख्तार पर किसका हाथ है। और तीसरी दस्तक बताएगी आपने 2 दिन यूपी के जल निगम के 25,000 कर्मचारियों की 5 महीने से रुकी सैलरी पेंशन के लिए जो आवाज उठाई, तो कैसे मुख्यमंत्री ने एक बड़ा आदेश दिया। तो अब शुरू करते हैं आज की दस्तक आपके हित की खबरों के साथ। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आग से मरने वाला हर 5वां नागरिक भारत का होता है? चीन से भी ज्यादा लोग भारत में आग की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। आग लगने के कई कारण होते हैं, लेकिन जब अस्पतालों में बार बार आग लगे, जब कोरोना से जान बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके अस्पताल में भर्ती मरीज हॉस्पिटल में ही लगी लापरवाही की आग से जान गंवाने लगे, तो दस्तक देना जरूरी हो जाता है। एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। मॉल के ऊपर हॉस्पिटल को परमिशन कैसी दी जाती? सरकार की और बीएमसी का अक्षम्य इस प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने कोताही इसमें बरती है। तो किसी को पता नहीं था किधर से एग्जिट पॉइंट क्या है। What about the fire safety band? जीरो। यहाँ पर जो बिजली का पावर दिया था वो भी चोरी का था। कि ऐसी कभी कुछ दुर्घटना घटती है तो उसके बाद हम आंखें खुलती है। पता नहीं सरकार और सिस्टम की आंखें खुलेंगी कि नहीं, क्योंकि 26 मार्च की सुबह वो 10 लोग नहीं देख पाए जो जान बचाने मुंबई के एक कोविड हॉस्पिटल गए, लेकिन भ्रष्टाचार की आग ने जिंदगी को धुआं कर दिया। ये तस्वीर तो सुबह की है, जब मुंबई समेत पूरे देश की आंखें आग की लपटों से घिरे वीडियो के साथ खुली। लेकिन इससे पहले रात 11:59 पर मुंबई में फायर ब्रिगेड को कॉल आई कि मुंबई के भांडुप में ड्रीम्स मॉल के भीतर चल रहे सनराइज कोविड अस्पताल में आग लग गई। आग की लपटों के भीतर 80 से ज्यादा ऐसे मरीज अस्पताल के भीतर फंसे, जो कोरोना संक्रमित होने के बाद इस कोविड अस्पताल में अपनी सांसों की रक्षा के लिए पहुंचे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस अस्पताल में जान बचाने गए, वहां करप्शन और लापरवाही की आग ही अंतिम संस्कार कर देगी। ग्राउंड के साथ 3 और फ्लोर वाले ड्रीम्स मॉल के भीतर 3रे माले पर यह कोविड अस्पताल चल रहा था, जहाँ रात 12:30 बजे अस्पताल में आग की खबर के बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, पहले ये देखते हैं। ऐसी क्रेन जिसके सहारे कई फ्लोर ऊपर तक दमकल के फायर फाइटर पहुंच सकते हैं, उन्होंने इसका सहारा लिया और फिर मुंबई में दहकते सनराइज अस्पताल के भीतर से कोरोना के मरीजों को एक एक करके उतारा जाने लगा। जैसे बुजुर्ग महिला और पुरुष को नीचे लाया गया, फिर एम्बुलेंस में बैठाया गया। इन तस्वीरों के साथ इस सवाल को अपने जहन में जिंदा रखिएगा कि आखिर अस्पताल में आग कैसे लगी, और देखिए उस आग में कैसे एक बार फिर अस्पताल के भीतर से मरीज को क्रेन की ट्रॉली में बैठाकर दमकल कर्मचारी इशारा करते हैं। नीचे ऑपरेटर क्रेन को घुमाता है। एक और कोरोना मरीज को अस्पताल में लगी आग के दम घोटते धुएं और शोलों के बीच से नीचे लाया जाता है। नीचे लोग सिर उठाए एकटक आंखों से अस्पताल देखते हुए सोच रहे थे कि क्या सभी लोग यहाँ से बचाकर लाए जा सकेंगे। इसके बाद दोबारा दमकल कर्मचारी क्रेन में हवा के साथ लटकता दिखता है। एक और मरीज को आग से दहकते अस्पताल के भीतर से नीचे लाया जाता है, फिर एम्बुलेंस में बैठा दिया जाता है। आग के शोले इस कदर भड़क रहे थे कि अस्पताल में एक एक मरीज की जिंदगी खतरे में थी। इस बीच एक बार फिर फायर ब्रिगेड का फायर फाइटर क्रेन में कई बुजुर्ग मरीजों को चलते हुए कोविड अस्पताल के भीतर से निकालकर नीचे लाता है। इनको भी एम्बुलेंस में भेज दिया जाता है। लेकिन मुंबई में मॉल के भीतर चलते कोविड अस्पताल में देर रात लगी आग से 10 मरीजों की जान चली गई। 74 साल के निसार, 66 साल के मुंगेकर, 80 साल के गोविंदलाल, 65 साल की मंजुला और अंबाजी, 58 साल की अंबाजी की पत्नी सुनंदाबाई समेत 10 लोगों को अस्पताल की आग ने जलाकर मार दिया। चश्मदीद कहते हैं एग्जिट पॉइंट अस्पताल के भीतर नहीं मिल रहा था।
तो किसी को पता नहीं था किधर से एग्जिट पॉइंट क्या है। तो पहले बैक साइड से फायर ब्रिगेड वाले लोग ने जो शीशा था ये हॉस्पिटल के बैक साइड के यहाँ से तोड़ा। जब हम लोग अंदर घुसा तो अंदर इतना दूर था कि किसी को बाजू वाले को अपना एक दूसरे का शक्ल नहीं देख पा रहा था और यहाँ पर से पूरा आग जलते हुए पूरा नीचे गिर रहा था। विपक्ष आरोप लगाता है कि अस्पताल खोल दिया, फायर ऑडिट नहीं किया। यहाँ पर कोई फायर ऑडिट नहीं किया गया। आज जब आग लगी तो अगर यहाँ पर रेस्क्यू की जगह होती तो लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू करने के लिए भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। और 10 लोगों की अस्पताल में आग से मौत पर मुख्यमंत्री कहते हैं माफ कर दीजिए। जिन लोगों का मृत्यु हुआ है सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूँ। क्या ये आग सिर्फ एक दुर्घटना है या फिर भ्रष्टाचार में लिपटी लापरवाही ने एक बार फिर महाराष्ट्र में अस्पताल को आग के हवाले हो जाने दिया? जवाब तलाशेंगे अगली रिपोर्ट में। एजाज खान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। अस्पताल में रात को 12 बजे लगी इस आग को बुझाने में 15 घंटे लग गए। 74 मरीजों को सुरक्षित अस्पताल से बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जिन 10 कोरोना मरीजों की जान आग ने अस्पताल में ले ली उनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे, आईसीयू में थे, वेंटिलेटर पर थे। तो क्या आईसीयू के मरीज की जान की कीमत नहीं होती? रिपोर्ट को आगे बढ़ाएं उसके पहले समझिए फायर सेफ्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्या कह चुका है। 4 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी राज्य सरकारें एक नोडल अफसर को तैनात करें, ऐसा नोडल अफसर जिसकी जवाबदेही अस्पतालों में आग से सुरक्षा के हर मानक को सुनिश्चित कराने की। दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर सारे कोविड अस्पतालों को दमकल विभाग से फायर सेफ्टी पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए भी कहा था। तो क्या मुंबई में प्रशासन और सनराइज अस्पताल दोनों ने सुप्रीम कोर्ट तक की बातों को नकार दिया? अब समझना जरूरी हुआ कि अस्पताल में आग के बाद उठते धुएं के पीछे लापरवाही किसकी है। आखिर 15 घंटे तक जिस मॉल में आग भड़कती रही, जिसने अस्पताल तक को अपनी चपेट में लेकर 10 लोगों की जान ली, उस आग का कारण क्या है? बार बार महाराष्ट्र के अस्पतालों में कोरोना काल में ही आग लगती है और हर बार जांच के नाम का पानी डालकर क्या भ्रष्टाचारी और लापरवाही के शोरों को चुपचाप शांत कर दिया जाता है? इन सवालों को पूछने की वजह ये, इसी साल जनवरी में महाराष्ट्र के भंडारा के सरकारी अस्पताल में आग लगी। 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। इससे पहले अक्टूबर 2020 में मुंबई के मुलुंड के अस्पताल में आग लगी। गनीमत रही कि तब किसी की मौत नहीं हुई। अब 6 महीने में तीसरे अस्पताल में आग के बाद पहला सवाल उठा, मॉल में अस्पताल क्यों चल रहा था? इसके जवाब में प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो 10 लोगों की मौत के बाद आंखें खुलने की बात कहते हैं, उनका बयान और शिवसेना नेता के साथ बीएमसी मेयर का पद संभाल रही किशोरी पेडनेकर का बयान अलग अलग है। टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले ये दुर्घटना हो गई। 100% कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की गई नहीं, की जाएगी नहीं, होनी चाहिए, क्योंकि मॉल के ऊपर हॉस्पिटल को परमिशन कैसे दी जाती है? अस्थायी इजाजत अगर मॉल में अस्पताल चलाने की दी गई तो बीएमसी की मेयर को ही नहीं पता, जबकि मेयर खुद कहती है मॉल में अस्पताल होने से ही आग ज्यादा भड़की। मॉल में होम जाके अंदर भर देते, जो अपना सेफ्टी जो रहता है कि फायर ऊपर से जाना चाहिए या प्रदूषण कुछ है वहाँ ऊपर जाना चाहिए, खाना पीना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा जो हमारा सूखा कचरे का ये रहता है वो थर्माकोल सब लपेट के, इसके लिए वो फोम था तो उसको ज्यादा पकड़ा। ये बात सच भी है कि आग मॉल में नीचे से भड़की और ऊपर अस्पताल तक पहुंची। तो अब यहाँ दूसरा सवाल उठता है, क्या अस्पताल में निर्देश के बाद भी फायर ऑडिट नहीं हुआ? कि ऐसी कभी कुछ दुर्घटना घटती है तो उसके बाद हम आंखें खुलती है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले 2 महीने पहले ही मैंने सारे जितने अपने हॉस्पिटल है, आपको याद होगा विदर्भ में एक ऐसी घटना हुई थी और उस वक्त मैंने सब पूरे महाराष्ट्र के जितने सारे हॉस्पिटल्स है उनको सूचना दी है
कि शॉर्ट सर्किट हो, वायरिंग, फायर ऑडिट होना चाहिए। सरकार की और बीएमसी का अक्षम्य इस प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने कोताही इसमें बरती है, क्योंकि विशेष रूप से भंडारा की घटना में जहां 10 बालक जलकर मर गए, उस घटना के बाद सरकार ने घोषित किया था कि सारे हॉस्पिटल्स का हम लोग सेफ्टी ऑडिट करेंगे, फायर सेफ्टी ऑडिट करेंगे। ये तो बिना ओसी की बिल्डिंग, जहां पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोविड को देखते हुए हमने मान्यता दी थी, सबसे पहले तो फायर ऑडिट यही करना चाहिए था। यहां पर कोई फायर ऑडिट नहीं किया गया। आज जब आग लगी तो अगर यहां पर रेस्क्यू की जगह होती तो लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू करने के लिए भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। इसी कारण दावा है कि मॉल में भड़की आग ने भीतर तक तुरंत दमकल कर्मचारियों को घुसने का भी मौका और रास्ता नहीं दिया। तीसरे फ्लोर पर अस्पताल तक पहुंची आग से बचने के लिए यूं क्रेन का सहारा लेकर कुछ मरीजों को उतारा गया। फिर तीसरा सवाल उठता है, क्या कोविड अस्पताल वाले मॉल में फायर सेफ्टी के इंतजाम तक नहीं थे? इसका जवाब आपके लिए घटना स्थल पर ही मौजूद आज तक संवाददाता पंकज उपाध्याय ने मॉल में दुकान चलाने वाले लोगों से पूछा है। मॉल के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकलर्स, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, वो थी? नहीं, वो हमने देखा नहीं है। साफ हो गया? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, और मॉल में मैनेजमेंट भी बरोबर नहीं है। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर और कोई भी पानी का जो कनेक्शन होता है, नॉर्मली होता है कि जो हाइड्रेंट होते हैं, हाइड्रेंट में पानी का कनेक्शन होता है, उसमें पानी है ही नहीं है। कनेक्शन वगैरह मतलब सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। पूरा वो पानी होता तो ये आग इतनी फैलती नहीं। व्हाट अबाउट द फायर सेफ्टी मेजर्स? जीरो। तमाम दुकानदार बताते हैं, जिनकी खुद यहाँ पर दुकानें हैं, कि 1000-1200 से ऊपर अंदर छोटे मोटे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। दुकानदार खुद बताते हैं कि फायर सेफ्टी के नाम पर फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर स्प्रिंकलर्स, इस तरह की चीजें तो सालों से यहाँ पर नहीं दिखी हैं। 3 महीने में 20 लोगों की मौत अस्पताल में आग के कारण हो जाने के बाद अब सरकार और पूरे सिस्टम की आंखें खुलने वाली दस्तक देनी जरूरी है, ताकि सिर्फ 5 लाख के मुआवजे में लापरवाही और भ्रष्टाचार की आग को दोबारा भुलाया न जाए। पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। तो इन 2 रिपोर्ट्स के बाद आप क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए? आज की दस्तक कहती है अस्पताल में फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं करने वाले दोषियों पर केस दर्ज होना चाहिए। आग के लिए जिम्मेदार अफसरों की जांच तय वक्त में पूरी करके उनको सजा दी जानी चाहिए। देश भर में अस्पतालों, स्कूलों में फायर सेफ्टी को लेकर एक बड़ी मुहिम संबंधित विभागों को चलानी चाहिए। आग से बचाव के इंतजाम न करने वाले अस्पतालों और स्कूलों को नोटिस देकर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आप अगर इस राय से सहमत हैं तो #दस्तक के साथ अपनी राय रखिए। सोशल मीडिया पर संबंधित विभागों और लोगों को जोड़कर शेयर कीजिए। अपनी आवाज तर्क के साथ उठाइए और सरकारों तक अपनी आवाज पहुंचाइए। पंजाब की कांग्रेस सरकार माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी ले जाने से बचाने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक में लड़कर आखिरकार हार गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 14 दिन के भीतर पंजाब से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजो। लोग पूछने लगे, मुख्तार सड़क से जाएगा या रेल से? दस्तक देकर पूछने वाला सवाल यह है कि पंजाब में मुख्तार अंसारी को बचाने वाले लोग कौन हैं? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? किसी माफिया डॉन की शुगर, बीपी, स्लिप डिस्क, नींद न आने के दावों पर एक पूरी सरकार 26 महीने चिंतित होकर उसे अपने पास रखना चाहे, ऐसा देश में पहली बार हुआ होगा। उत्तर प्रदेश में माननीय बनकर राजनीति करने वाले और माफिया डॉन बनकर अपराध करने वाले मुख्तार अंसारी भारत की राजनीति में संभव है कि वो पहले व्यक्ति है जिन्हें धमकी देने के एक केस की जांच के नाम पर अपनी जेल में रखने के लिए एक सरकार सुप्रीम कोर्ट तक मुख्तार को बचाती रही, लेकिन नाकामयाबी मिली। उत्तर प्रदेश का अपराधी मुख्तार अंसारी 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद चल रहा है। 35 बार मुख्तार को पंजाब से यूपी ले जाने गई पुलिस को पंजाब प्रशासन ने खाली हाथ भेजा था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब आदेश आया कि 14 दिन में पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के हवाले कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में
विशेष अदालत ये तय करेगी कि मुख्तार अंसारी को कौन सी जेल में रखा जाए। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं, जिसमें सबसे गर्म चर्चा यह है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी तक कैसे लाया जाएगा, सड़क के रास्ते, हवाई जहाज के रास्ते या रेल के रास्ते। आप भी समझ सकते हैं कि इन चर्चाओं के पीछे कारण क्या हो सकता है। अगले 2 हफ्ते के भीतर मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। सरकार के उच्च सूत्रों की माने तो वापस मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया जा रहा है, यानी कि वही बांदा जेल जहां से वो पंजाब चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मुख्तार को पंजाब से यूपी ले जाने के लिए तो कह दिया, लेकिन क्या अब इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि एक धमकी के मामले में पंजाब जेल पहुंच गए मुख्तार ने पिछले 2.5 साल में कभी बेल की अर्जी क्यों नहीं दी? जिस मामले में मुख्तार को पंजाब की पुलिस तुरंत बांदा से लेकर आई, उसमें पहले ऑडियो का मिलान पंजाब की पुलिस ने क्यों नहीं किया था? मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य की मानवीय चिंता पंजाब की सरकार को ही 2.5 साल इतनी क्यों रही? पंजाब के जेल मंत्री इसी साल लखनऊ गए तो आरोप लगा मुख्तार के परिवार ने अगवानी की, तो इसका क्या कनेक्शन रहा? आप दस्तक देखकर, दस्तक देकर एक दूसरे के हित में आवाज उठाएंगे तो सरकारें सुनने को मजबूर होंगी। इस बात को कहने के पीछे आज हमारे पास एक बड़ी वजह है। वजह यह कि यूपी के 25,000 जल निगम कर्मचारियों की कहानी दिखाने के 48 घंटे में आपकी दस्तक से उनका रुका हुआ वेतन पेंशन जारी करने का आदेश आ गया। खबर को दिखाकर भूलता नहीं दस्तक, खबर को अंजाम तक पहुंचाता है दस्तक। योगी सरकार के कई विभाग ऐसे हैं जिसमें इस वक्त वेतन और पेंशन का संकट है। 20 किलो वजन घट गया, बीमारी की वजह से डॉक्टर कहता है आपके ऊपर शुगर का भी इफेक्ट हुआ, आप दवा नहीं खा रहे हैं या आप ब्लड प्रेशर की दवा नहीं ले रहे। मैं उनसे क्या कहूँ कि भीख मांग के लाऊं? सांस चल रही है, शरीर चल रही है, प्राण निकल नहीं रहे हैं, बस इतना है। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने 24 मार्च को दस्तक में दिखाई जल निगम विभाग के 25,000 कर्मचारियों की परेशानी, 5 महीने से वेतन पेंशन के लिए जूझते सरकारी कर्मचारियों के घर की कहानी। रिपोर्ट दिखाने के 24 घंटे में 1 महीने का वेतन पेंशन देने का फैसला आया। फॉलोअप रिपोर्ट के अगले 24 घंटे में 2 और महीने का वेतन पेंशन होली से पहले देने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। आज तक पर दस्तक दी गई, उसके बाद में असर ये हुआ कि मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश किया गया है कि होली से पहले सभी बकाया भुगतान किया जाए और खासतौर पर जल निगम के कर्मचारियों की 3 महीने की सैलरी दी जाए। उम्मीद लगती है, अब उम्मीद थोड़ी सी जग रही है जब से आपके दस्तक में उठाया गया है इस प्रश्न को। मैं सबसे पहले तो आज तक को और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पति की पेंशन न मिलने से कांपती देह वाली रिजवाना को अब सुकून मिला है कि उनके घर में 3 महीने की रुकी हुई पेंशन आने वाली है। आप ही लोग मदद करेंगे तो हमारे बच्चे का पैसा कवड़ी मिले तो हम लोगन की भी वही में जिंदगी है, हम लोग की दवा पानी हुई है। आप लोग की बहुत बहुत शुक्रिया है। 23 साल के बेटे की खराब किडनी के इलाज के लिए जरूरी पेंशन का पैसा न मिलने पर संवाददाता कुमार अभिषेक के सामने दर्द बताते आबिद अली अब आज तक की टीम के सामने हाथ जोड़कर उस भरोसे के लिए धन्यवाद देते हैं जो दस्तक के बाद इन्हें अब अपनी जिंदगी में मिला। आप लोगों को भी नमन करता हूं, ईश्वर इस चैनल को हमेशा ऐसे ही अच्छा चलाता रहे। आपके आने पर इस चैनल विभाग में आया, उसके बाद हम लोगों के आंस पूछे। 3 बार मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी सैलरी पेंशन न देने वाले जल निगम के एमडी तक भी अब आज तक पहुंचा और पूछा कि अब तो वेतन पेंशन दे देंगे ना। आपको 3 महीने के वेतन देने का निर्देश थे, हम 1 महीने का वेतन हम लोग दे चुके हैं और 2 महीने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत शीघ्र ही हमें धनराशि मिलेगी तो उसको हम लोग रिलीज कर देंगे। होली के पहले तक ही बकाया देने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, उस दिशा में लग रहा है कि कुछ कितने हद तक काम हो पाए? हमें उम्मीद है कि हम लोग इसे होली से पहले हम लोग धनराशि 2 महीने की और जो बची है वो भी हम दे देंगे। यही है आज तक की दस्तक, यही है आपकी दस्तक की ताकत जो आम आदमी को उसका अधिकार दिलाती है। कुमार अभिषेक के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।
इस दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।